शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। खंड 4 अध्याय 3 भाग 2। निश्चय में अगर नहीं। 26 दिसंबर को उसने मुझे अगस्ता जॉर्जिया में अपने घर से फ़ोन किया। उससे पहले और उसके बाद भी आज तक मैंने टेलीफोन पर किसी से ऐसी बातचीत नहीं की जिसकी तुलना उससे की जा सके। टेलीफोन के तार ज़रूर गर्म हो गए होंगे। अगस्ता से कोलंबिया दक्षिणी कैरोलिना तक उत्तेजना महसूस की जा सकती थी। उसने मुझे सारी बात बताई। आपको पता है, इस महीने के शुरू में हुए अपने दौरे के बाद से मैंने अपने द्वारा की गई हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा है। मुझे मालूम है कि एक दरवाज़ा खटखटाने पर, एक फ़ोन कॉल करने पर, एक प्रदर्शन का संचालन करने पर अथवा एक नमूना पेश करने पर मुझे कितना व्यापार हासिल होता है। मुझे मालूम है कि हर सप्ताह मैं कितनी बिक्री करता हूँ, हर दिन कितनी करता हूँ और हर घंटे कितनी करता हूँ। उत्साह के अति भावावेग में उसने कहा, मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हूँ। मैंने ये कहने के लिए वार्तालाप के इस शब्द पर जोर दिया, नहीं, तुम रिकॉर्ड तोड़ने वाले नहीं हो, तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने एक बार भी अगर शब्द का प्रयोग नहीं किया। यह निश्चय अगर वाला नहीं था। लाइफ शब्द को गौर से देखें। लाइफ शब्द के दो बीच वाले अक्षर इफ हैं। बहुत से लोग जीवन में इफ निश्चय के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। ये निश्चय सफलता के लिए नहीं होते बल्कि विफलता की तैयारियां होती हैं। परंतु ये लड़का ऐसा नहीं है। उसने ऐसा नहीं कहा, मैं ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ अगर मेरी कार नष्ट न हुई। ये अच्छा है कि उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वैसा ही हुआ। उसने ऐसा नहीं कहा, मैं ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ अगर परिवार में कोई बीमार ना पड़ा हो, क्योंकि परिवार के सदस्य बीमार पड़े। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ यदि परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो तो। उसने अपने 2 प्रियजनों को दफनाया जिसमें उसका एक भाई था। उसने नहीं कहा कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ यदि मैंने अपनी आवाज़ न गंवाई। अच्छा है कि उसने नहीं कहा, क्योंकि दिसंबर में जबकि ध्येय एक तरह से उसकी पहुँच में था, उसकी आवाज़ इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके डॉक्टर ने उसे बोलने के लिए मना कर दिया। अतः उसने एक ही काम किया जो वो कर सकता था, डॉक्टर बदल दिए। नहीं, उसने निश्चय करने तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी, परंतु सरलता से उसे व्यक्त किया। मैं उस सर्वकालीन रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हूँ। हमें उसके द्वारा उठाई गई जिम्मेदारी को समझने के लिए उसके लक्ष्य पर गौर करने की ज़रूरत है। उससे पहले उसने कभी भी एक वर्ष में $34,000 से अधिक की बिक्री नहीं की थी, जो कि उस ज़माने में बहुत ख़राब नहीं थी। तथापि अगले साल उसी प्रोडक्ट को उसी क्षेत्र में उसी कीमत पर बेचकर तमाम रद्द हुई बिक्री एवं अस्वीकृत उधार के बाद उसने $1,04,000 के रसोई उपकरण बेचे। उसने अब तक अपने द्वारा एक वर्ष में की गई बिक्री से 3 गुने से अधिक की बिक्री की। परिणाम स्वरूप उसने सर्वकालीन कीर्तिमान को तोड़ दिया। प्रसंगवश कंपनी ने उसे वे सब पारितोषिक दिए जिनकी उसने और मैंने कभी चर्चा की थी। उसे प्रचार एवं स्वर्ण पात्र हासिल हुआ। अधिक चतुर एवं परिश्रमी। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या वो इतना अधिक चतुर हो गया था। मैं उनसे कहता हूँ कि वो पहले से अधिक चतुर अवश्य हो गया था, क्योंकि अब उसके पास 10 के बजाय 11 वर्ष का अनुभव था। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या वो इतना अधिक परिश्रम करता था। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उसने पहले से कुछ अधिक परिश्रम के साथ निश्चित रूप से अधिक चतुराई से कार्य किया। उसने अपने समय को व्यवस्थित किया एवं हर मिनट के मूल्य को समझा। उसने पाया कि 10 मिनट यहाँ और 20 मिनट वहाँ के हिसाब से यदि जोड़ें तो प्रतिदिन 1 से लेकर 2 घंटे हो जाते हैं। इस तरह से हर सप्ताह 8 से 10 घंटे अथवा काफ़ी अविश्वसनीय लगने वाले 400 से 500 घंटे प्रतिवर्ष, ये एक वर्ष पूरे 8 घंटों वाले 50 से भी अधिक दिनों के बराबर हैं। संक्षेप में उसने अनुभव किया कि हर किसी के पास हर घंटे में 60 मिनट, हर दिन में 24 घंटे और यहाँ तक कि हर हफ्ते में 7 दिन नहीं होते। हर व्यक्ति के पास केवल उतने ही मिनट, घंटे और दिन होते हैं जितने वो उपयोग में लाता है। जब उसने समय गिनना छोड़कर समय से गिनवाना शुरू किया तो वो काफ़ी अधिक व्यापार कर पाया, और फिर भी उसके पास अपने व अपने परिवार के लिए पहले से अधिक समय था। उसने शुरुआत करने से पहले अपना रिकॉर्ड रखकर सटीक रूप से ये पता लगाया कि वो कहाँ पर था। आप यदि एक सेल्समैन हैं तो आपको यही करना चाहिए। पता लगाइए कि एक मुलाकात का समय हासिल करने के लिए आपको कितने संभावित ग्राहकों के पास जाना चाहिए। अपनी कहानी बताने के लिए आपको कितनी मुलाकात करनी चाहिए। इस सूचना को एक निश्चित मुलाकात हासिल करने में लगे समय के ज्ञान के साथ संयुक्त कीजिए।
एक प्रस्तुतिकरण एवं संपूर्ण बिक्री में कितना समय लगता है, यात्रा समय, सेवा समय, कागजी कार्यवाही में लगने वाले समय आदि को मिलाकर इस सूचना से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। फिर ये एक सरल अंकगणित का मामला है। इस सूचना से आपको पता चलेगा कि आपके द्वारा किए जाने वाले काम के हर घंटे में क्या होता है। परंतु फोन थामे रखिए, आपको लगभग फौरन ही अपने ध्येय की ऊपर की ओर संशोधित करने पड़े, और अक्सर नाटकीय रूप से, क्योंकि इन तथ्यों के सहारे आपका विश्वास आपको बहुत अधिक उत्पादक बना देगा। जैसे ही हम इस कहानी को हिस्सों में तोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस नवयुवक ने ध्येय निर्धारण के सभी सिद्धांतों के साथ साथ ध्येय प्राप्ति के सभी सिद्धांतों का समावेश किया है। पहला, उसने ये जानने के लिए कि वो कहाँ पर था रिकॉर्ड रखे। दूसरा, उसने उन ध्येयों को जो वो हासिल करना चाहता था वार्षिक, मासिक एवं दैनिक आधार पर कागज पर उतारा। तीसरा, वो अपने ध्येय में अत्यंत विशिष्ट था। चौथा, उसने ध्येय बड़ा निर्धारित किया परंतु पहुंच पाने योग्य, रोमांच व चुनौती पैदा करने के लिए। पांचवा, उसने ध्येय दूरगामी यानी 1 वर्ष बनाया ताकि दैनिक कुंठाएं उस पर हावी ना हो। छठा, उसने अपने और अपने ध्येयों के बीच के अवरोधों को सूचीबद्ध किया और अवरोधों को पार करने के लिए कार्य योजना बनाई। सातवां, उसने अपने ध्येयों को दैनिक वृद्धियों में विभाजित किया। आठवां, वो अपने ध्येयों तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु स्वयं को अनुशासित करने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। नौवां, वो पूर्ण रूप से सहमत था कि वो अपने ध्येयों तक पहुंच सकता है। 10वां, उसने साल शुरू होने से पहले ही ध्येय तक पहुंच चुके होने का अपना मानसिक चित्रण कर लिया था। इस खंड में पहले व्यक्त किए गए विचार को और प्रभावशाली बनाने के लिए आप को दूसरों से अपने ध्येयों के बारे में बात करने में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपको विश्वास है और अपने आप को उस स्थान पर देखने हेतु आपको दूसरों से ध्येयों के बारे में बात करना जरूरी लगता है तो ठीक है, कीजिए। तथापि अपने ध्येयों के बारे में बातचीत करने हेतु व्यक्तियों को चुनने में आप बहुत बुद्धिमानी से काम लें। ये सहायक होता है। यदि आपके पास ऐसे साथी एवं प्रियजन हैं जो आपकी आशावादिता को बांटे और आपको अतिरिक्त विश्वास प्रदान करें कि आप अपने ध्येय तक पहुंच सकते हैं, ये निश्चय ही हानिकारक है यदि आप अपने सपनों को ऐसे व्यक्ति से बांटते हैं जो खुद निराशावादी और दूसरों के रंग में भंग डालने वाला है, जो आपके विचार का मखौल उड़ाता है और आपके प्रयासों को कम महत्व देता है। इस कहानी में नवयुवक ने, उसकी पहचान मैं बाद में कराऊंगा, अपने ध्येयों के बारे में अपने परिवार से बातचीत की, जिसने उसमें विश्वास रखा और उसकी मदद की। उसने अपने ध्येयों को दूसरे लोगों के साथ भी बांटा, क्योंकि वो अपने बारे में ये अच्छी तरह जानता था कि यदि वो स्वयं को उस स्थान पर रखेगा तो उसके द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल संभावना है। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा ध्येय निर्धारण के प्रयोग किए उदाहरण हर किसी के मामले में ठीक नहीं बैठेंगे, परंतु सिद्धांत आपकी स्थिति में सटीक बैठेंगे। भविष्य में किसी वक्त शायद आप देश भर में चलाई जा रही हमारी रिचर लाइफ कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों में हों तो हमारे प्रशिक्षकों में से किसी के साथ भी अपने विशिष्ट ध्येय निर्धारण के विषय में सीधे बात कर सकते हैं। तब तक निम्नलिखित कुछ अन्य विचार करके आप के लिए जो सहायक होने चाहिए। अच्छा आज बेहतर कल। हम एक माँ का उदाहरण लें जो कहती हैं, मैं ध्येयों की एक श्रृंखला कैसे निर्धारित कर सकती हूँ। सबसे पहले माँ को बड़ा ध्येय रखना चाहिए। किसी भी माँ द्वारा बड़े ध्येयों में से एक अपने बच्चे को ये सिखाना हो सकता है कि वे जटिल समाज में किस प्रकार रहें और अपने रास्ते कैसे बनाएं। अपने बच्चों को खुश, तंदुरुस्त, नैतिक एवं भावात्मक रूप से स्वस्थ रखते हुए बड़ा करना किसी भी माँ के लिए एक बड़ा ध्येय है। अपने बच्चों को समाज के अंशदाता सदस्य बनने के लिए सिखाना एक दूरगामी ध्येय हो सकता है। वो उन्हें अपने शब्दों एवं कार्यों से इतना सिखा सकती है कि उन्हें अनंत काल तक जीसस क्राइस्ट का सानिध्य प्राप्त हो सके। सर्वोत्तम दैनिक ध्येयों में से एक जो हम निर्धारित कर सकते हैं वो अपने बच्चों को ये सिखाना है कि वे अपने लिए चीज़ें कैसे करें। चीनी लोग इसे अच्छी तरह से कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को एक मछली देते हैं तो आप उसकी दिन भर की भूख मिटाने का इंतज़ाम करते हैं, परंतु यदि आप उसे सिखाते हैं कि मछली कैसे पकड़ी जाती है तो आप उसकी ज़िंदगी भर की भूख मिटाने का इंतज़ाम करते हैं। अपने बच्चे को सिखाएं कि चीज़ें किस प्रकार करें, अपना सहारा खुद कैसे बने और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद कैसे करें। इससे अच्छा दैनिक ध्येय एक माँ के लिए और क्या हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का दैनिक ध्येय आज अपनी सामर्थ्य में सर्वोत्तम करना और बेहतर कल के लिए तैयारी करना होना चाहिए।
भविष्य वो स्थान है जहाँ पर आप अपनी बाकी ज़िंदगी बिताने वाले हैं। रोज़ाना की कार्य संपन्नताएँ उस महल की ईंटें हैं। यदि आप नियमित रूप से सही ध्येय निर्धारण प्रक्रिया के साथ ईंटों को सही जगह पर रखते हैं तो आप अंततः शिखर के लिए अपनी सीढ़ियों का निर्माण कर लेंगे। आपको अपने आजीवन ध्येयों के सही निर्धारण हेतु, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि शिखर पर जाने वाली लिफ्ट खराब है। आपको सीढ़ियों से जाना होगा, एक समय में एक एक चढ़कर। सौभाग्य से वे सभी साफ तौर से चिन्हित हैं और आपको ऊपर तक चढ़ने के लिए इशारा कर रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे खंड 4 का अध्याय 3 समाप्त होता है। मैं आपके लिए कल खंड 4 का अध्याय 4 उसका भाग 1 लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।